नमस्कार। सोनमन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा इश्यू जो इस समय काफ़ी बर्निंग इश्यूज़ है हमारे देश का, और इस इश्यू से के ऊपर सरकारें चुनाव लड़ रही हैं। मतलब एक ऐसा इश्यू जो इतना महत्वपूर्ण हो गया है, जिसके ऊपर राज्य सरकारें चुनाव लड़ रही हैं, या ये कहें वो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे अगर हमारी सरकार बनती है। ये इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है आज के समय पे। तो इश्यूज है हमारा ओपीएस बनाम एनपीएस। ठीक है, मुद्दा का नाम है हिंदी में मुद्दा, इंग्लिश में इश्यूज। ओपीएस बनाम एनपीएस। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस जो ये नई पेंशन स्कीम चालू की गई थी वो। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम में क्या क्या अंतर हैं और इससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं। पेंशन और चुनाव में कोई संबंध नहीं है, लेकिन विगत कुछ समय से पेंशन योजना भी चुनावी मुद्दा बन गई है। जनरली क्या होता है, पेंशन और चुनाव का कोई लेना देना नहीं है आपस में, लेकिन विगत कुछ समय से कुछ समय से पेंशन योजना भी चुनावी मुद्दा बन गई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद यह मुद्दा गरमाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जो अभी कांग्रेस की सरकार बनी है, तो वो जीत गई है कांग्रेस वहाँ पर, तो तब के बाद से यह मुद्दा काफ़ी हॉट हो गया है। कांग्रेस यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाली के वादे के साथ ही सत्ता में आई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल कर चुकी है। राजस्थान में अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि कांग्रेस सरकार जो वहाँ पर है, पुरानी पेंशन योजना उसने बहाल कर दी है। पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी भी इस योजना की बहाली पर काम कर रही है। ठीक है, पंजाब जो है उसमें सत्ताधारी पार्टी है इस समय आम आदमी पार्टी, और उसके सीएम है भगवंत मान भी है। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी भी इस योजना की बहाली पर काम कर रही है पंजाब में। यह संबंधित राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति का भी मामला है। 2004 में जब तत्कालीन राज्य सरकार ने इस योजना को बंद किया और नई पेंशन योजना को लागू किया था, तब यही कहा था कि पेंशन की पुरानी योजना का बोझ अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। उस समय की जो सरकार थी उसने ये कहा था। और कब बंद किया था? 1 अप्रैल 2004 को ये व्यवस्था बंद कर दी थी। नेक्स्ट है, केंद्र के स्तर पर नई राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस प्रभावी होने के बाद धीरे धीरे सभी राज्यों ने इसे अपना लिया था। ठीक है, धीरे धीरे सभी राज्यों ने अपना लिया था। इस समय देश की संसदीय राजनीति में ओपीएस बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अभी जिन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा रहा है, वहां की आने वाली सरकारों को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इससे करदाताओं पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ने की बात कही जा रही है। वर्ष 1990 से 91 राज्यों का कुल खर्च 3,131 करोड़ रुपए पेंशन पर हुआ था, जो 2020 और 21 में 3,86,001 करोड़ रहा पेंशन पर राज्यों का खर्च। ठीक है, सवाल यह है कि सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा कवच क्यों मिलना चाहिए? क्या देश के हर नागरिक ऐसे सामाजिक सुरक्षा के दायरे में नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सरकारी कोष से एक बड़ा हिस्सा उच्च अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पेंशन पर खर्च होता रहा है। ठीक है, सवाल यह है कि सरकार करदाताओं की कीमत पर कुछ लोगों को आर्थिक सुरक्षा क्यों दे, जैसा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था में था। ठीक है, ये कुछ सवाल उठ रहे हैं जो काफ़ी बुद्धिजीवी लोग हैं या अर्थशास्त्री लोग हैं, वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। बेशक एनपीएस उन उद्देश्यों में नाकाम रही है जिसका दावा इसे बनाते समय किया गया था। क्या है कि वर्ष 2018 में की रिपोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस पर आपत्ति जताई है। मतलब रिपोर्ट निकल के आई है कि एनपीएस जिस उद्देश्य से बनाई गई थी उसमें वो फेल होती हुई नजर आ रही है। देश में बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने इसे स्वेच्छा से लागू किया है। मतलब सिर्फ बंगाल ने स्वेच्छा से लागू नहीं किया, बाकी सभी राज्यों ने इस देश में एनपीएस स्वेच्छा से लागू कर दी थी। वाम दलों ने वर्ष 2004 में इसका विरोध किया था, किंतु केरल, त्रिपुरा में वाम शासित सरकारों ने भी इसे लागू किया हुआ है। स्टालिन, केसीआर, जगनमोहन रेड्डी, नवीन पटनायक सबने इसे लेकर आपत्ति तो बहुत की, किंतु सत्ता में आने के बाद इसे लागू किया था। इन लोगों ने भी सत्ता में आने के बाद लागू कर दिया इसे। उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे ने ज्यादा जोर पकड़ा। यहाँ पर इसे लागू करने वाली सरकार भी समाजवादी पार्टी की ही थी। नई पेंशन योजना को लेकर रोचक पक्ष यह है कि इसकी मूल वास्तुकार कांग्रेस ही थी। मतलब इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया था कांग्रेस द्वारा ही किया गया था, जिसमें पूर्व पीएम श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में इसे आकार दिया गया था।
अब चुनावी फायदे के लिए कांग्रेस शासित राज्य इस पर रोल बैक कर रहे हैं। इस तरह की बात भी निकल के आ रही है। ठीक है, ओपीएस जब आया तब जीवन प्रत्याशा कम थी, आज यह काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में करदाताओं के नजरिए से विचार होना चाहिए। ठीक है, आसान नहीं है पुरानी व्यवस्था पर लौटना, चुनौतियों का करना पड़ेगा सामना। ठीक है, सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें आप वापस पुराने रास्ते पर लौटना भी आसान नहीं है, ऐसी बातें समझे। क्योंकि हम एनपीएस के तहत जो हमने पिछले 2004 से लेकर अब तक कार्य किए हैं, या उसके तहत जो भी हमने जिम्मेदारियां ली हैं या दी हैं, तो उनसे सीधा बैक होना भी एक बहुत बड़ी चुनौती का कार्य है। इतने वर्षों के बाद यदि एनपीएस को बंद किया गया तो जिन 3 प्रमुख संस्थानों इससे मिली राशि निवेश की गई है, एनपीएस से जो राशि कलेक्ट हुई है, ठीक है ना, उन्हें अचानक कैसे संभाला जाएगा। मतलब जो इन संस्थानों को राशि दे दी है, इनसे कैसे निकाला जाएगा, या इनसे ये पैसा कैसे लिया जाएगा जिन संस्थानों में लगाई गई है। एनपीएस बंद हुई तो इस मद में जगह रकम का प्रयोग सरकारें किस प्रकार करेंगी। ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ये है, से राज्य सरकारों ने 30 साल का अनुबंध किया है, उसका क्या होगा। जो राज्य सरकार है उन्होंने 30 साल का इनसे अनुबंध किया था, मतलब बॉन्ड किया हुआ था, तो उसका क्या होगा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार समेत कुछ राज्यों में एनपीएस अंशदान प्रावधानों के अनुरूप जमा नहीं हुआ है। किस किस में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार में एनपीएस जितना जमा होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। वहां व्यवस्था बदलने पर और भी दिक्कतें आएंगी। यह है एनपीएस की स्थिति। एनपीएस की स्थिति क्या है, 1.54 करोड़ कार्मिक एनपीएस से जुड़े हैं। कार्मिक का मतलब सरकारी कर्मचारी। रुपए 6 लाख करोड़ की राशि इस मद में निवेश की जा चुकी है। ठीक है, इस मद में कितनी राशि निवेश कर दी है इन्हें, 6 लाख करोड़। वर्तमान में रुपए 9,000 करोड़ का एनपीएस अंशदान प्रति माह जुटता है। इतना हर माह जुड़ता है। नोट, 1.85% निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई में लगा है। मतलब 85% निवेश जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों हैं जो है उनमें एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई में लगा हुआ है। 7.5% का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा पुरानी व्यवस्था में आने से, जिससे वित्तीय संकट का सामना कर रहे राज्यों के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। ठीक है, और इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। यह है व्यवस्था, यह भी समझें। कुछ और भी पॉइंट है वो भी समझें। ओपीएस, पहले इस व्यवस्था में गारंटी थी कि कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन मिलेगी, इसलिए कर्मचारी को इस बात की चिंता नहीं होती थी कि सेवानिवृत्त होने के बाद खर्च के लिए बचत करनी होगी। ऐसी ये व्यवस्था ओपीएस में थी। मतलब ओपीएस में बाकायदा पेंशन मिला करती थी, तो इन्हें सेविंग की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो ये सेविंग करने की चिंता नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि इन्हें पता था सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन मिलेगी, इसलिए कर्मचारी को जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें मंथली पैसा मिलता रहता है कुछ ना कुछ। एनपीएस में क्या है, इस योजना के तहत कटने वाली राशि इक्विटी मार्केट और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की जाती है। ठीक है, लंबी अवधि में इक्विटी मार्केट में तेजी एनपीएस के पक्ष में है, लेकिन अल्पकालिक अस्थिरता की आशंका भी है। ठीक है, इसमें क्या जो पैसा एनपीएस का है में जमा हो रहा वो पैसा सरकारी प्रतिभूतियां या एलआईसी हुई, एसबीआई हुई, या जो भी है उनमें खर्च लगाई जा रही है। अगर मान लो शेयर में लगा दी कुछ राशि, अब शेयर अगर डाउन चले गए तो पैसा भी डाउन चला जाएगा, तो ये लेके इसमें आशंका की स्थिति बनी हुई है। अब एक चीज और है, डिफरेंस बिटवीन ओपीएस एंड एनपीएस। पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में अंतर क्या है, तो देखिए अंतर। पुरानी पेंशन योजना, नई पेंशन, मासिक पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं होती थी। पेंशन के लिए क्या है, वेतन से कटौती नहीं होती थी। पेंशन के लिए प्रतिमाह 10% की कटौती हो रही है, और नियोक्ता को 14% तक योगदान किया जा रहा है, और नियोक्ता जो है वो 14% योगदान कर रहा है। सेवानिवृत्त होने के समय कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी 50% तक मिलती है पेंशन। मतलब जो अंतिम बेसिक सैलरी होती है उससे आधी, मतलब 50% तक पेंशन के रूप में मिलने लगती थी। ठीक है, सेवानिवृत्त के समय निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं। ठीक है, जीपीएफ जिसे बोलते हैं जनरल प्रोविडेंट फंड, इसमें मिलता था, जमा होता था। इसमें कोई सुविधा नहीं है जनरल प्रोविडेंट फंड की। कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होगा तो पूरी पेंशन मिलेगी। ठीक है, अगर आप स्वेच्छा से पेंशन लेते, वो रिटायर होते थे या सेवानिवृत्त लेते थे, तो आपको पेंशन मिलती थी। लेकिन यहाँ पर क्या, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर 20% नगद और 80% राशि पेंशन पर देने का प्रावधान किया गया है। अगर आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली इस नौकरी में, आप जो नई पेंशन योजना के तहत अगर आए तो आपको 20% तो नगद मिल जाएगा। मतलब अगर 1 लाख रुपया जमा हुआ तो आपको 20,000 रुपये ही मिलेंगे,
और 80% राशि पेंशन पर देने का प्रावधान है, मतलब 80% जो राशि वो धीरे धीरे आपको मिलेगी, जबकि यहाँ ऐसा नहीं था, आपको आपकी पूरी पेंशन मिलती थी। सरकारी ओर से दे महंगाई भत्ता वृद्धि की सुविधा और वेतन आयोग में के सुधार लागू होते थे। मान लो जैसे जैसे वेतन आयोग में सुधार होता था या और चीज़ें व्यवस्थाएं बढ़ती थी, महंगाई DA तो वो भी मिलने लगते थे बढ़कर, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। NPS में सेवानिवृत्त होने पर GPF के ब्याज पर आयकर नहीं लगता था। अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आपका जो GPF है, जो पैसा जमा हुआ, उसका जो ब्याज है उस पर टैक्स नहीं लगता था। लेकिन यहाँ क्या है, सेवानिवृत्त जो पैसा मिलेगा उस पर कर देना होगा। ठीक है। 40% पेंशन कंप्यूटेशन का प्रावधान, इसमें कंप्यूटेशन का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है पुरानी पेंशन योजना OPS में क्या है, OPS में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान था, फैमिली को पेंशन मिलती थी। यहाँ क्या NPS में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है, मतलब जो आपका पैसा जमा हुआ वो सरकार जब्त कर लेती है, लेकिन पेंशन आपको फैमिली को मिलने लगेगी। मतलब मान लो अब आपको कोई बात हो गई, तो आपका जो पैसा जमा होगा, मान लो 1 लाख हुआ, तो वो जब्त हो जाएगा और आपके घर वालों को पेंशन मिलने लगेगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता DA लागू होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। पुरानी पेंशन में 6 महीने बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता DA लागू होता है, इसमें भी होता है। OPS में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध है, इसमें क्या है, अगर आप रिटायर हो गए लेकिन आपको जो मेडिकल फैसिलिटी है वो मिलती रहेंगी जैसे मिलती। NPS में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी का स्पष्ट प्रावधान ही नहीं है। अन्य देशों में क्या प्रावधान है, आइए देखते हैं। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में कुल वेतन के 6.2% के बराबर का अंशदान स्टेट पेंशन फंड के कर्मचारी की तरफ से दिया जाता है। इतना ही योगदान नियोक्ता का होता है, जितना ये देगा उतना ही नियोक्ता देगा। तो नियोक्ता का मतलब जैसे जो अथॉरिटी इसको जमा करे उसको। स्वरोजगार वाले पूरा 12.4% का अनुदान स्वयं देते हैं, जिनका खुद का रोजगार है, ठीक है, वो 12.5 पूरा देते हैं। 1960 से पहले जन्मे लोगों के लिए रिटायरमेंट की आयु 65 साल और उसके बाद बालों के लिए 67 साल है। पेंशन धारक की मृत्यु होने पर उसके जीवन साथी को पेंशन मिलती है। इसके अतिरिक्त सभी के लिए कई प्राइवेट पेंशन स्कीम का विकल्प भी उपलब्ध है, और भी स्कीम है। ठीक है। ब्रिटेन में क्या है, कर्मचारी 5% और नियोक्ता 3% का योगदान देते हैं। अभी 141.85 पाउंड प्रति सप्ताह की अधिकतम बेसिक स्टेट पेंशन है। इस अधिकतम पेंशन को पाने के लिए 30 साल नौकरी में रहना जरूरी है। इस पेंशन को पाने 30 साल नौकरी में, इससे कम की नौकरी में पेंशन की राशि इस अधिकतम सीमा से कम रहती है। इसके अलावा प्राइवेट पेंशन के लिए विकल्प भी उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है चीन में क्या चल रहा है। चीन के अर्बन पेंशन प्लान में कर्मचारी 8% तक और नियोक्ता 14 से 20% तक का योगदान देते हैं। यहाँ 2500 से 4900 युआन प्रति माह तक की पेंशन बनती है चीन में। इसी साल प्राइवेट पेंशन प्लान शुरू हुआ है, जिसमें कर्मचारी सालाना 12,000 युआन तक जमा कर सकते हैं। और ये कर राजस्व का बड़ा हिस्सा हो रहा खर्च। ये क्या क्या, ये वर्षवार हमारा जो राजस्व खर्च हुआ है। हिमाचल में क्या है, 2019 से 20 में 5,490 ये करोड़ में होगा रुपया खर्च हुआ है। यहाँ पे 7,082 21-22 में और 21-22 में, और राजस्व कितना मिला, 9,282। ठीक है। इधर क्या है, 2019 में पेंशन खर्च हुआ 20,761। इधर क्या होगा, पेंशन खर्च जो होगा 25,473। ये वर्ष वाइज पूरा दे रखा है, एक बार आप सभी लोग देख लें। ठीक, तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आपको ये मुद्दा समझ में आया होगा। ठीक, मैंने इस टॉपिक में बनाई हुई PDF, इस पे जो टेलीग्राम हमारा है उस पर हम आपको डाल देंगे। SM क्लासेस करके जो टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा, उस पर आप सर्च करेंगे तो आपको ये PDF मिल जाएगी। और जो हमारा WhatsApp नंबर है वो ये है, इस पर भी आपको हम उपलब्ध करा देंगे जो लोग इस PDF को चाहेंगे। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस तरह के वीडियोज और बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिल सके। थैंक्स।